नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अपनी टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं और अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। जयप्रकाश, मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए अनुराग कश्यप के खिलाफ। क्या अब तक इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है? आधिकारिक तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये फुले जो फिल्म है उस फिल्म से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको लेकर अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की और उन्होंने कहा कि जब एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड ने ये कहा था कि कास्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करती, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती, उसके बाद ये जो है कास्टिज्म को लेकर ब्राह्मण क्यों एक खास विशेष जाति पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये कास्टिज्म को लेकर ब्राह्मण वर्ग क्यों इतना नाराज है, फुले को लेकर ब्राह्मण वर्ग इतना विरोध क्यों कर रहा है। और उनके इस पोस्ट के बाद जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और इन प्रतिक्रियाओं के बाद एक आपत्तिजनक पोस्ट भी उसमें अनुराग कश्यप की तरफ से दिखाई दे रही है। हालांकि अनुराग कश्यप ने इस पोस्ट को किया है या उनकी तरफ से किसी उनके मैनेजर ने किया है, ये अब देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इस पोस्ट के बाद बहुत सारे रिएक्शंस जो है उनके इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर आ रहे हैं और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत आपत्तिजनक रिएक्शंस हैं। जी हाँ, तो बहुत रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त अनुराग कश्यप अपने बयान को लेकर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के केस की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने आज उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी शिविरों में शरण लिए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अब शांति है। हिंसा प्रभावित इलाके में केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर मालदा के उस शिविर की है जहां हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर लोगों ने शरण ली है। हिंसा के पीड़ितों से मिलने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम मालदा पहुंची और हालात की जानकारी ली। वहीं पीड़ितों से मुलाकात के बाद NHRC की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी ली। अब पड़ताल करने वाली समिति की जांच रिपोर्ट 3 हफ्ते में पेश की जाएगी। दरअसल मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, सुती, धुलियान और जंगीपुर इलाके में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके से पलायन कर मालदा में शरण ली। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और जांच के लिए एक टीम भेजने का फैसला लिया था। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में सियासी घमासान मचा है। सीएम ममता बनर्जी की अपील के बावजूद बंगाल राज्यपाल CV आनंद बोस मालदा पहुंचे हैं और हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस स्पेशल ट्रेन से मालदा पहुंचे। राज्यपाल ने यहां मुर्शिदाबाद हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द सुना। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित लोग पलायन कर मालदा आ गए थे। मालदा के बाद राज्यपाल मुर्शिदाबाद जाएंगे। यहां भी वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और अधिकारियों से ताजा हालात की जानकारी लेंगे। वहीं मालदा जाने के दौरान राज्यपाल ने बंगाल सरकार पर हमला बोला। So I could understand that the cult of violence is a reality in Bengal, which is not a good thing for any society to boast about. दरअसल मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 11 और 12 अप्रैल को सुती, धुलियान और जंगीपुर सहित अन्य इलाकों में हिंसा भड़क गई थी और बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन को मजबूर हो गए थे। हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय टीम बनाई जो इस हिंसा के कारणों की जांच करेगी। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तरह हुगली में भी हिंसा हुई, जिसका हैरान करने वाला एक वीडियो अब सामने आया है। हर तरफ कोहराम है, लाठी डंडे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है और नारेबाजी की जा रही है।
सड़क पर जैसे संग्राम मचा है। ये वीडियो 11 अप्रैल का है, जब वक्त कानून के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। उसी दिन उन्मादी भीड़ ने हुगली में भी जमकर तांडव मचाया था। 2 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो हिंसा की पूरी सच्चाई बयां कर रहा है। अब आपको इस वीडियो का शुरू का हिस्सा दिखाते हैं। एक घर के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है और सभी लोग लाठी डंडे से लैस नजर आ रहे हैं। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और लोग तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इसके बाद उपद्रवियों ने एक बुजुर्ग को पकड़ लिया और उनकी साइकिल नीचे फेंक दी। इतना ही नहीं, इस उन्मादी भीड़ ने कई दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को किसी उपद्रवी ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद ये वायरल हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उपद्रवी कोहराम मचाते रहे और पुलिस कहीं नजर नहीं आई। और अब यूपी के गाजियाबाद में औरंगजेब को लेकर विवाद हुआ है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर लगी पेंटिंग पर कालिख पोतकर हंगामा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि पेंटिंग औरंगजेब की थी ही नहीं, बहादुर शाह जफर की थी। ये पूरी खबर देखिए। हिंदू संगठन जिस तस्वीर पर औरंगजेब समझकर कालिख पोत रहे हैं, ये तस्वीर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की है। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने औरंगजेब समझकर आज बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिख पोत दी। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया और जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। इस विवाद में हैरानी की बात यही है कि औरंगजेब को लेकर पूरा हंगामा किया गया, मगर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जिस पेंटिंग पर कालिख पोती गई है वो बहादुर शाह जफर की निकली। बहादुर शाह जफर की फोटोग्राफ को आप लोगों ने जो 1857 के लड़ाई में काफ़ी अच्छा भागीदारी रही, तो उनके ऊपर आप लोगों ने करके अच्छा नहीं किया। दरअसल गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सुंदरता बढ़ाने के लिए ये पेंटिंग बनाई गई थी, जहां हिंदू रक्षा दल के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने तस्वीर पर कालिख पोती। कालिख पोतने वाले कार्यकर्ता वीडियो में साफ दिख रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुस्लिम आक्रांता की पेंटिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब अगली खबर दिल्ली से है, जहां सीलमपुर इलाके में 17 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद इलाके में तनाव है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहने वाले कुणाल की है, जिसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। कुणाल घर से दूध लेने के लिए निकला ही था कि रास्ते में पहले से घात लगाए 4 से 5 लोगों ने उसका घेराव किया और चाकू से ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उस समय कुणाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। परिवार वाले कातिलों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। 7 बजे निकला, 5 मिनट बाद खबर आ गई है कि चाकू से मार दिया लड़के को। आधे घंटे बाद 15-20 मिनट हुई है बस। अच्छा। हाँ, फिर तो हम सारे भागे चीख चिल्लाते, तो माँ पे ख़त्म। पुलिस से ये चाहती हूँ कि जान के बदले जान चाहिए। जब मेरा बेटा गया तो उस माँ का भी लाल जाना चाहिए, जिन्होंने माँ को बच्चों ने मेरे बच्चे को ले लिया। इस खूनी वारदात में एक लड़की के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। पुलिस का दावा है कि हत्यारों की पहचान कर ली गई है। उधर सीलमपुर इलाके में तनाव है, जिसके कारण पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। सीलमपुर में नाबालिग कुणाल की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव है। स्थानीय लोगों ने अपने घरों पर हिंदू पलायन कर रहे हैं लिखा है और मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगाए हैं। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां 17 साल के नाबालिग कुणाल की हत्या के बाद दहशत है। स्थानीय लोग सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। इलाके के हिंदू परिवार घर बार बेचकर चले जाना चाहते हैं। घरों पर पोस्टर लगा दिए गए। मौजूद है सीलमपुर इलाके में, और जो एक घर आप देख रहे हैं, इसी तरीके के जो तमाम यहाँ घर हैं, उनके बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं कि हिंदुओं का पलायन कर रहे हैं, योगी जी से मदद मांगी जा रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि मदद करो योगी। साथ में रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। यहाँ तो गोलियाँ चलाते हैं, रात को चला जाते हैं, गोलियाँ डराते हैं, धमकाते हैं कि मकान बेचो जी, मकान बेचो, और बच्चों नहीं तो तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। कौन आपको? मोमदन है जी, मोमदन। राजधानी दिल्ली के जिस इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है। मुस्लिम बहुल इलाका है। आरोप है कि इस इलाके में गुंडागर्दी, हत्या और छेड़खानी जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। वहीं कुणाल हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान की है, जिनके नाम साहिल और इकरा बताए जा रहे हैं। और पता ये चला है कि कुणाल घर से दूध लेने के लिए निकला था, तभी बदमाशों ने उसे घेर कर उसकी हत्या कर दी। कुणाल की मां का कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। TV9 भारतवर्ष ने
कुणाल की मां से बात की। इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर में। मेरे साथ जो महिला बैठी है इनका नाम प्रवीण है और उनके बेटे कुणाल की निर्मम हत्या कर दी गई। थोड़ा बताइए कुणाल के बारे में, कब ये घटना घटी? कल शाम को 7:30 बजे मारा है। झगड़ा हुआ था, क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था झगड़ा। पर दूध एक हफ्ते में छुट्टी लेके आया था दादी की। शाम को दूध लेने गया चाय के लिए, समोसे दूध लेने निकला नहा धोकर, और वो नहा धोने के बाद 15-20 मिनट उसकी खबर आ गई कि लड़के को चाकू मार दिया किसी ने। किसने मारा? गुसरा ने, गुसरा के भाई ने, साहिल ने, उसके साथियों ने। कोई उससे रंजिश थी पहले या क्या था? नहीं, उससे नहीं थी, किसी और की रंजिश थी। और मेरा बच्चा 11 समाज का था, इसलिए मारा। अच्छा। हाँ। और ये घटना कहाँ पे घटी? ये यहाँ पे वहीं पर ही आगे। कुछ पता लगा किस बात को लेकर इनके बीच झगड़ा हुआ था? उससे नहीं हुआ था झगड़ा उससे नहीं हुआ, लाला से हुआ था, लाला से। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के 110 अस्पतालों को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली सरकार से करार करने के लिए कहा गया है। सभी अस्पतालों को गाइडलाइंस भी भेजी गई है। अस्पतालों को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था, और अब उसको लागू करने को लेकर 110 अस्पतालों को जो चिट्ठी लिखी गई है, ये पूरी तरह से पालन हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां आयुष्मान योजना जो है, यहाँ देश में 5 लाख, दिल्ली में 7 लाख, क्योंकि 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार दे रही है। हाल ही में केंद्र सरकार का करार हुआ है, जो MOU साइन हुआ है दिल्ली सरकार का। अब इसको जब जमीन पर कैसे लेके आना है, इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 110 करीबन अस्पताल हैं ये, जिनको ये नोटिस भेजा कर कहा गया है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करें दिल्ली सरकार के साथ, ताकि जो मरीज के लाभार्थी हैं वो सीधे तौर पर इलाज करा पाए और उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। देखिए, स्वास्थ्य एक बड़ी जो है दिल्ली के अंदर एक विषय रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा। तो ये मैनिफेस्टो में भी था आयुष्मान योजना को लागू कराना जिस बीजेपी सरकार की, और अब जब सरकार बन चुकी है, MOU साइन हो चुका है, तो अब कोशिश है इसको अमली जामा पहनाने की। तो इसी के तहत तमाम जो सरकारी अस्पताल के अलावा जो प्राइवेट अस्पताल है, क्योंकि सरकारी में तो अस्पताल इलाज होता ही था, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है उनमें भी इलाज अच्छे से हो पाए, उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है, जहां पर तमाम अस्पतालों को कहा गया है कि आप जो है करार करें, ताकि निर्बाध तरीके से जो भी लाभार्थी हैं उसको इसका इलाज का फायदा मिल सके। जितेंद्र भाटी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और महाराष्ट्र में भाषा पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मराठी के साथ हिंदी की अनिवार्यता पर राज ठाकरे ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तस्वीरें मुंबई की। स्कूलों में हिंदू अनिवार्य करने के मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी हंगामा कर रही है। तस्वीरों में देखिए, MNS कार्यकर्ता 5वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य करने के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। आज MNS कार्यकर्ताओं ने सरकारी आदेश की कॉपी भी जलाई। वहीं सरकार ने कहा कि मराठी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़नी जरूरी है। शिक्षा नीति में हमारा यह प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में पहली क्लास से हिंदी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता को हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने X पर लिखा, हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करना हमारी सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। राज ठाकरे ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संघर्ष के लिए तैयार है। उनका कहना है कि यह कदम भाषाई क्षेत्रीकरण के सिद्धांत को कमजोर करता है और केंद्र सरकार द्वारा देश का हिंदीकरण करने की एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। तो राज ठाकरे का कहना है कि हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में 5वीं क्लास तक हिंदी भाषा को अनिवार्य करने पर स्थानीय लोगों की राय क्या है, उनका क्या कहना है, सुनिए। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब महाराष्ट्र के मराठी और इंग्लिश मीडियम में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी पढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। हिंदी पढ़ाना मराठी मीडियम और अन्य माध्यम में ये 1 से 5वीं तक, यह फैसला सरकार का बहुत उचित फैसला है, क्योंकि हमें जानते हैं हिंदी की बिंदी सबको नहीं आती। अगर हिंदी की बिंदी और मात्राएं सीख लें तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। नहीं, देखिए सरकार का फैसला तो ठीक है,
रहा परेशानी की पढ़ाने के लिए, हमको लगता कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि हिंदी और मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि जो है वो सेम है, मतलब एक ही लिपि है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कि हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। और ये हम अगर हिंदी को मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में हर प्रांत में हर जगह बोली जाने वाली भाषा है, तो इसलिए हिंदी सीखना कोई बुरी बात नहीं है। रही बात स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर देना, चूँकि भारत एक संघ देश है, तो यहाँ पर जो राज्यों का गठन किया गया था वो भाषाई तौर पर, प्रांतीय भाषाई तौर पर किया गया था। हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर मिलीजुली राय महाराष्ट्र की जनता की। भाषा विवाद पर मुंबई में राज ठाकरे के होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स में लिखा गया है कि हम हिंदू तो हैं पर हिंदी वाले नहीं। देखिए TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर इलाके में, जहां पर इस फैसले के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें ये लिखा गया है कि आमी हिंदू आहेत पर हिंदी नहीं, यानी हम हिंदू तो हैं पर हिंदी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार हिंदी भाषा को बोलने को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह अपनी बातों को रखते हुए जा रहे हैं, और ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने 2 माध्यम के स्कूलों में, चाहे वो मराठी हो या इंग्लिश, उसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी पढ़ाने को लेकर जो फैसला लिया है उसके तहत अब ये पोस्टर लगाए गए हैं। और राज ठाकरे ने कल सोशल मीडिया एक्स पर भी एक पोस्ट लिखा था जिसमें ये कहा था कि महाराष्ट्र में जबरन हमें हिंदी थोपी जा रही है, जबकि साउथ के कई राज्यों में हिंदी अभी भी नहीं बोली जाती है। ये पोस्टर ठीक शिवसेना भवन, यानी बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना भवन है वहाँ उसके ठीक सामने लगाया गया है। क्योंकि बाल ठाकरे भी जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर एक ज़माने में मुंबई में अपनी राजनीति शुरुआत की थी, उसी तर्ज पर राज ठाकरे ने भी जब अपनी मनसे पार्टी बनाई थी तो मराठी भाषा बोलने को लेकर उन्होंने प्राथमिकता दी थी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आरजेडी ने जहां माई बहन मान योजना की घोषणा की है, वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आज महिला संवाद की शुरुआत की। बिहार में इसी साल चुनाव है और सभी पार्टियों की नजर विशेष रूप से महिला वोटर्स पर है। सबकी कोशिश यही है कि किसी तरह महिला वोटरों को अपने पाले में किया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला संवाद की शुरुआत की और महिला संवाद जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम 2 महीने तक चलेगा और 48,000 गाँव में आयोजित किया जाएगा। नीतीश सरकार की कोशिश है कि महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए करीब 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंच बनाई जाए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से गांव की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनकी राय के आधार पर आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। बिहार में महिलाएं सीएम नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है। शराबबंदी के बाद से नीतीश कुमार महिला वोटरों की पसंद बन चुके हैं। उधर चुनाव से पहले आरजेडी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की और दावा किया है जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला वोटरों का भरोसा जीतने में कौन सी पार्टी कामयाब होती है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फूंका है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पटना में पुतले फूंके गए। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताई गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 बनाया है सोनिया गांधी को, आरोपी नंबर 2 है राहुल गांधी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन किया था और अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूंका है। और इधर महाराष्ट्र में अवैध मस्जिदों के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया अभियान चला रहे हैं। आज उन्होंने मुलुंड इलाके की मस्जिद कमेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हम इस वक्त मुलुंड पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगे इस तरह रख रहे हैं कि जो मस्जिद है उस पर जो लाउड स्पीकर लगाया जाता है उस लाउड स्पीकर का परमिशन लिया जाए। मस्जिद के नाम पर बीजेपी मस्जिद लाउड स्पीकर समिति ने आज मुलुंड पुलिस थाने के सामने आंदोलन किया और अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नहीं चलेगा। स्पीकर रोज 5 बजे दिन में 5 बार जो गोंगाट लाउड स्पीकर के द्वारा होता है, मस्जिद के नाम पर कुछ लेन जिहाद होता है, कुछ माफिया मुस्लिम समाज के कुछ पॉलिटिकल भड़काऊ नेता ये जो दादागिरी करते हैं अभी वो बंद हो जाएगी। आज मुलुंड पुलिस स्टेशन ने शुरुआत की है लाउड स्पीकर
परमिशन रद्द की, लाउड स्पीकर जब्त करने की शुरुआत की, सिर्फ बॉक्स स्पीकर की परवानगी हो। नेशनल हेराल्ड केस पर सियासी बवाल जारी है। आज भोपाल और पटना समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया, तो इस मुद्दे पर बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। हंगामा के प्रदर्शनकारी, पानी की बौछार, पुलिस का एक्शन। तस्वीरें भोपाल में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की हैं। नेशनल हेराल्ड केस मामले में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन भी किया है। जनता की आवाज उठा रहे हैं, संविधान की आवाज उठा रहे हैं, आप उस आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, उन पर झूठे आरोप लगा के। तो आज यूथ कांग्रेस इसका प्रदर्शन कर रही है कि हम इनकी मनमानी, हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। वहीं पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नेशनल हेराल्ड केस में जारी कार्रवाई पर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान रेल रोको अभियान भी चलाया। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को जवाब देने में पीछे नहीं है। देश के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किए। ये तस्वीरें वडोदरा की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। और जालौन में एक शादी समारोह के दौरान जमकर मारपीट हो गई। मामूली विवाद के बाद बारातियों और डेकोरेशन करने वाले कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। ये तस्वीर यूपी के जालौन की है। एक शादी समारोह में खाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लात घूंसे चले और कुर्सियां उछाली गई। मामला जालौन के उरई कोतवाली का बताया जा रहा है। दरअसल शादी समारोह में किसी बात पर बारातियों और केटरिंग का काम कर रहे लोगों के बीच बहस होने लगी और इसके बाद बाराती किचन में पहुंच गए और डेकोरेटर्स हलवाई की पिटाई करने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट की खबर मिलते ही डेकोरेटर्स के और भी साथी मौके पर आए। देखते ही देखते किचन जंग का अखाड़ा बन गई। मारपीट के बीच एक दूसरे पर कुर्सियां उछाले जाने लगी और एक शख्स तो हाथ में बाल्टी लेकर मारपीट करता नजर आया। बाद में किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। मारपीट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है। गुजरात के जूनागढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। गुजरात में इन दिनों बुलडोजर गरज रहा है। अवैध कब्जे का काल बनकर दौड़ रहा है और अपने रास्ते में आने वाले हर अतिक्रमण और गैर कानूनी कब्जे को ध्वस्त कर रहा है। ये तस्वीर जूनागढ़ की है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 3 दरगाहों को बनाया गया था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। इस इलाके में कुल 8 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जूनागढ़ नगर निगम ने पहले नोटिस दिया था और इनका रख रखाव करने वालों को पर्याप्त समय देकर दस्तावेज और सबूत भी मांगे थे, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस दौरान इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की हिमाकत न कर सके। वहीं गुजरात सरकार ने भी सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। इससे पहले सोमनाथ, द्वारका और राजकोट में भी अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। वहीं दूसरे जिले में भी ऐसे निर्माण की पहचान की जा रही है जिन्हें सरकारी जमीन पर बनाया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। इस हैवानियत को एक आशा वर्कर ने अंजाम दिया। देखिए पूरी खबर। शख्स का सिर फूटा हुआ है, जख्मों पर मरहम पट्टी की गई है तो अस्पताल में भर्ती एक पीड़ित महिला दर्द से करा रही है, चीख रही है और चोट की वजह से परेशान है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की हैं। यहाँ एक गर्भवती महिला के साथ हैवानियत करने का मामला सामने आया है। एक आशा वर्कर ने गर्भवती महिला और उसके पति के साथ हैवानियत की। आशा वर्कर ने गर्भवती महिला और उसके पति पर मामूली बात पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गर्भवती महिला को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं गर्भवती महिला के पति का सिर फूट गया। अमरावती के चिखलदरा में 3 महीने की गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। इस महिला के पेट में मुक्के मारे गए और दांत तक तोड़ डाले। इस मारपीट के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर भी लाठी मारी गई, जिससे ये गर्भवती महिला गंभीर तौर पर घायल हुई है। पीड़ित महिला का इलाज चूरनी के ग्रामीण अस्पताल में हो रहा है। वहीं इस मामले की चिखलदरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कई लोगों से पूछताछ भी हुई। जाँच के बाद पुलिस ने आशा वर्कर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अब पूरे विवाद की कड़ियों को खंगाल रही है।
और अप्रैल में ही महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी का संकट गहरा गया है। पानी के लिए महिलाओं को मीलों चलना पड़ रहा है। वाशिम और पालघर में सूखे जैसे हालात बन गए। जो पानी का मोल नहीं समझते उनको इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए, और न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पानी कितना बड़ा संकट बन गया है। अभी सिर्फ गर्मी की आहट है। तस्वीरें ये हैं कि प्यास बुझाने के लिए 3000 की आबादी वाले वाशिम के खैरखेड़ा गांव के लोग कई किलोमीटर दूर तक जाने को मजबूर हैं, और मिलता क्या है? गंदा पानी। अब इन तस्वीरों को देखिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते इस बचपन को भी देखिए। मुंबई से सटे पालघर में पानी की जबरदस्त किल्लत है। अभी गर्मी की शुरुआत है और पानी पाताल में पहुंच गया है। तस्वीरों में इस वक्त आप जो महिलाओं को देख रहे हैं ये शाहपुर तालुका के कलभुंडे गांव की हैं, जहां पर आप देखिए कैसे अपने सर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 हांडे या जो हैं वो लेकर पहाड़ चढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और हम खुद तकरीबन नीचे से ऊपर इस वक्त आ चुके हैं। आप सोचिए कि इनके सर पर 3-3 हांडियाँ हैं, उसके बावजूद जो रास्ते आप इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे ये महिलाएं जो हैं ऊपर चढ़ रही हैं। 2 बूंद पानी के लिए इतनी कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ रही है। बिहार में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना पुलिस, एसटीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस की टीमों ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तस्वीरें पटना की हैं। साइबर क्राइम गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इस गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की तफ्तीश में अब साइबर क्राइम से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल नालंदा और नवादा साइबर क्राइम का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। साइबर क्राइम के अलावा ये गिरोह पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड के 7 कारोबारियों को पटना एयरपोर्ट से अगवा कर करीब 2 करोड़ रुपए की वसूली कर चुका है। 3 दिनों का एक समकालीन अभियान इस जिले में चलाया जा रहा है। कल उसका प्रथम दिन था और उसमें सभी थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की गई। कल इसमें टोटल कल 237 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूरे ज़िले से, जिसमें 4 हत्या के, 3 डकैती के, 4 लूट के और 23 हत्या के प्रयास के कांडों में अभियुक्त जो वांछित थे उनकी गिरफ्तारी की गई। इससे पहले इस गिरोह के सरगना रंजीत पटेल उर्फ मुन्ना की गिरफ्तारी हुई थी। रंजीत पटेल से हुई पूछताछ के बाद अब इसके 7 और साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स सीएमओ के सामने हाथ जोड़कर एफआईआर कराने की विनती कर रहा है। ये वीडियो राजगढ़ के खिलचीपुर नगर परिषद कार्यालय का है, जहां एक पार्षद के पति सीएमओ के पैर दबाते नजर आए। दरअसल बदमाशों ने खिलचीपुर बस स्टैंड के पास बने सार्वजनिक शौचालय को जेसीबी से तोड़ दिया था और चोरी की थी, जिसके बाद पार्षदों ने नगर परिषद में इस मामले की शिकायत की। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक पांचाल ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और मीटिंग के लिए भोपाल रवाना हो गए, जिस पर पार्षद भड़क गए। वहीं जब सीएमओ वापस लौटे तो पार्षद उनसे मिलने पहुंचे और इसी दौरान पार्षद पति सीएमओ के सामने जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ने लगे और उनके पैर दबाने लगे। लेकिन सीएमओ ने उनकी विनती नहीं सुनी और शिकायत पर कार्रवाई के बिना वहां से निकल गए। तो बड़ी मुश्किल से मेरी विनती करने के बाद, साक्षात दंडोत पांव रोक दबाने के बाद वो यहाँ मात्र नगर पालिका से 100 मीटर दूर थाने तक गए। उसके बाद एफआईआर हो पाई। कम से कम नगर की धरोहर ऐसे कोई चोरी तो नहीं करके ले जाएंगे भविष्य में, ऐसे लोगों के ऊपर कोई लगाम कसाई जाएगी। तो बाद में पार्षदों के भारी विरोध के बाद सीएमओ ने थाने में जाकर चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर लगभग 18 गांवों के 200 से ज्यादा लोगों में बाल झड़ने की समस्या के बाद अब नाखून झड़ने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। मामला बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील का है, जहां 4 महीने पहले बाल झड़ने की समस्या सामने आई थी, जिसके चलते इन गांवों में आईसीएमआर की टीम भी पहुंची थी और अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए गए थे। वहीं अब जिन लोगों के बाल झड़े थे उन्हीं में से 10-15 लोगों के नाखून खराब होने के बाद झड़ने की शिकायत मिली है। पिछले 5-6 दिनों से अभी नाखून जा रहे, जैसे कि 5-6 दिन में पहले बीच में दरार आती और फिर धीरे धीरे 5-6 दिन में नाखून पूरे निकल जाते। जिला प्रशासन तक जब तक ये बात पहुंची तो आनन फानन में स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और जांच के लिए टीम निकल पड़ी। स्वास्थ्य कर्मी उन लोगों से मिलने पहुंचे जिनके नाखून खराब हो रहे हैं। पीड़ितों के ब्लड सैंपल लिए गए, जिसकी जांच कराई जा रही है। आरोप है कि इस मामले को सरकार और प्रशासन ने पहले गंभीरता से नहीं लिया,
जिसके कारण नौबत यहाँ तक आ पहुँची। पीड़ितों का कहना है कि बाल झड़ने का मामला सामने आने के बाद भी लोगों का उचित इलाज नहीं किया गया। अब कारणों का पता लगाने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा निकाला। कांग्रेस नेता ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मरीज के साथ रहने वाले सावधान, डॉक्टर साहब रहम करो, ऐसा न करम करो। मरीज नहीं, हम अटेंडेंट हैं, लिखा आई कार्ड। ये तस्वीर नवीन चिकित्सालय कोटा मेडिकल कॉलेज परिसर की है। दरअसल कोटा मेडिकल कॉलेज में बेटे की जगह पिता की सर्जरी करने का मामला सामने आया तो कांग्रेस उसका सियासी फायदा उठाने में जुट गई। तख्तियां लेकर मार्च किया, अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों को सावधान किया। उन्हें डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार होने से बचाने के लिए एक आई कार्ड पहनाया ताकि वो सुरक्षित रहें। कौन है भैया अटेंडर के साथ? दरअसल कोटा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की ये कोई पहली घटना नहीं है। आरोप है कि ऑपरेशन से पहले ही ब्लड चढ़ा दिया गया। मार्च में आग लगने की भी घटना हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रशासन को जगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन फिलहाल मरीज के पिता की सर्जरी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बना चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया अब कोबरा कमांडो करेंगे। आतंक विरोधी अभियानों में कोबरा कमांडो की क्या भूमिका होगी, देखिए अंकित भट्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आतंकी अगर जंगल में भी अब छुपे होंगे तो उनका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि सीआरपीएफ की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए एंटी टेरर ऑपरेशंस को लेकर नई कोबरा कमांडोज की बटालियन रेस की जा रही है। ये 11वीं बटालियन होगी कोबरा कमांडोज की, जो अब एंटी टेरर ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर में सर्व करेगी। वहीं आपको बता दें कि खास तौर पे जम्मू संभाग में डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ के इलाके में घने जंगल हैं। कई बार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इन्हीं घने जंगलों में मुठभेड़ भी हुई है। वहीं अब क्योंकि सीआरपीएफ की तरफ से कोबरा कमांडोज को जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया जा रहा है और नई बटालियन जो है वो यहाँ पर रेस की जा रही है, उसके चलते अब सुरक्षा बलों को ज़्यादा मजबूती मिलेगी, खास तौर पे एंटी टेरर ऑपरेशंस को लेकर। सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, खास तौर पे जम्मू संभाग में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री देश में लगातार बढ़ रही है। सरकार के दिए जा रहे इंसेंटिव और दूसरी सहूलियतों का नतीजा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम शुरू की। उसके बाद पीएम ई ड्राइव, पीएम ई बस सेवा जैसी स्कीम ने ई व्हीकल की मांग बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-2025 में देश में कुल 19.7 लाख ई व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 16.8 लाख ई व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी एक साल में 17% का इजाफा हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन 11.5 लाख हुआ था, जो पिछले साल के मुकाबले 21% ज्यादा है। सभी प्रकार के E3 व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन में 10.5% का इजाफा हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7 लाख E3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। इलेक्ट्रिक कार और SUVs का रजिस्ट्रेशन 1 लाख से ज्यादा हुआ, जो साल दर साल 18.2% की ग्रोथ है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कुल पैसेंजर व्हीकल में EV पैसेंजर व्हीकल का शेयर करीब 3% रहा।